हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं क्लास 11th का एक और नया चैप्टर का नाम होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमारे 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा। अब बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ मैच करनी है, कैश बुक कैसे बनानी है, पासबुक कौन बनाता है, कैसे उनका हम बैलेंस मैच करते हैं, है ना। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने यहाँ आती हैं। तो आज मैं इस चैप्टर को सिखाऊंगा आप सभी को, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम काम करेंगे बेटा कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर को सॉल्व करना है। तो आज हम करने वाले हैं कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन बेटा। क्या करने वाले हैं? कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन करने वाले हैं हम लोग। अब क्या होता है, जो कैश बुक होती है बेटा वो हम बनाते हैं, हम मतलब जो कंपनी है, जो फर्म है, वो कैश बुक मेंटेन करती है। और जो पासबुक है ना, उसमें जो एंट्रीज हैं वो पास करती है बैंक। आप लोगों ने देखा होगा जब आप बैंक जाते हैं अपनी पासबुक लेके, तो बैंक उसमें काफ़ी एंट्रीज कर देता है। वो एंट्री कौन सी होती है? आप जो पैसे निकालते हो, आप जो पैसे वहाँ जमा करवाते हो, तो वो सारी एंट्रीज हमें बैंक अपने यहाँ प्रिंट आउट करके देता है। तो अब वो प्रिंट आउट एंट्री को हम लोग मानते हैं रिकॉर्ड्स। क्या मानते हैं बेटा? हम उनको मानते हैं रिकॉर्ड्स, और उनको उठा के अपनी कैश बुक से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई कि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ एरर्स आ जाते हैं। हो सकता है, देखिए, वही एरर्स को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। तो आइए क्लास में बने रहिएगा। देखिए बेटा, हम आज बात करते हैं मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, लिखा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंश्योर पेमेंट हैव बीन प्रोसीड्स एंड कैश कलेक्शन हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास जो भी कैश आया है, क्या हमने उसको बैंक में जमा करवाया है। ठीक है, आगे लिखा है द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प आइडेंटिफाइंग डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एंड बुक बैलेंस। तो याद रखना, हम लोग यहाँ पे क्या चीज चेक करते हैं बेटा? बैंक बैलेंस को चेक करते हैं और बुक बैलेंस। बुक बैलेंस मतलब जो कैश बुक हमारे पास होती है। इन ऑर्डर टू प्रोसेस नेसेसरी एडजस्टमेंट्स और करेक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग जो करने वाले हैं, वो हो सकता है कि हमने कोई ऐसे एक्सपेंसेस छोड़ दिए हों जो बैंक में हुए हों और हमारी कैश बुक में ना लिखे हों, तो वो हम यहाँ एंट्री करेंगे, उनके साथ हम करेक्शन करेंगे और अपने अकाउंट को हम मैच करेंगे बेटा। अब देखिए आप लिखे पर्पस, भाई हम क्यों बना रहे हैं, क्या पर्पस है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो लिखा है इसमें कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंफर्म दैट पेमेंट हैव बीन प्रोसीड्स एंड कैश कलेक्शन हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। All fees charges on an account by a bank must be accounted for in reconciliation statement। तो यहाँ दो बातों में बेटा हम समझेंगे कि हमने जो कैश कलेक्ट किया, हमने जो चेक रिसीव किया, क्या वो बैंक में हमने जमा करवा दिया, या हमने जो चेक अपने यहाँ से किसी दूसरे बंदे को दिए हैं, क्या उसने वहाँ से पेमेंट रिसीव कर ली। तो वो सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, टैली करना है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे या अकाउंटेड करते हैं उन चीज़ों को जो बैंक से डिडक्ट हो जाती है। जैसे बैंक चार्जेस होते हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, प्रीमियम्स होती हैं, तो बैंक उन्हें हमारे अकाउंट से वहीं पर ही डिडक्ट कर देता है जब उनका टाइम आता है बेटा। तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स द बैलेंस ऑन ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुड बी इक्वल्स टू द एंडिंग बैलेंस ऑफ द बैंक बुक। तो यहाँ पे जो बैंक में अकाउंट होगा, है ना, उसमें जो बैलेंस होगा, हमें यहाँ अपना अमाउंट उसके इक्वल लेके जाना है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर कैश बुक को कंपेयर करने वाले हैं अपनी पासबुक के साथ, टैली करने वाले हैं। मतलब बात समझिएगा, सिर्फ टैली करना है कि जो टैली किसके बिहाफ पे करना है हमें? बैंक बुक्स, बैंक मतलब पासबुक के बिहाफ पे हम टैली करेंगे। अब याद रखना कि जो वहां से डिडक्शन हो गया वो हमें अपनी कैश बुक में डिडक्शन करना है, जो वहां ऐड हुआ वो हमें अपनी कैश बुक में ऐड करना है। बस इतनी सी बात समझनी है कि हमें किसके पीछे पीछे चलना है बेटा? हमें चलना है पासबुक के पीछे पीछे। याद रखना, किसके पीछे पीछे? हम लोग यहाँ चलेंगे अपने पासबुक के पीछे पीछे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, कॉजेस ऑफ डिफरेंस। अब देखिए कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से
हमारा जो कैश बुक है ना उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, या फिर पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी पहली और बड़ी ट्रांजैक्शन जो हमें याद रखनी है, दूसरी ट्रांजैक्शन जो हमें याद रखनी है, लिखा है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। याद रखना कि हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया उन ट्रांजैक्शन को, बट अपनी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कभी तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई और कभी पासबुक में हुई, तो उन्हीं को हम टैली करेंगे बेटा। टैली करके अपने आंसर्स को सही निकालेंगे और चैप्टर में पूरे मार्क्स लेके आएंगे। तो देखिए बेटा थर्ड लिखा अदर ट्रांजैक्शंस एरर्स। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर हम पढ़ेंगे बेटा फॉर्मेट। तो ध्यान रखना, अगर फॉर्मेट याद हुआ है तो आपको क्वेश्चन यूं हो जाएगा, बट सबसे पहले हमें फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना है कि फॉर्मेट में क्या चीजों को हमें प्लस करना है और किस चीज को हमें माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो एक बार देखिए फॉर्मेट। अब मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं बेटा फॉर्मेट में, तो यहाँ पर क्या हमारे पास कुछ क्या होता है कि पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कभी हम पढ़ेंगे कैश बुक का फेवरेबल, कभी हम पढ़ेंगे कैश बुक का अनफेवरेबल, या हम पढ़ेंगे पासबुक का फेवरेबल, और कभी हम पढ़ेंगे पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस। तो हम जो है यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज मैं अपनी पहली वीडियो में आपका पहला टाइप वाला क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज कह रहा हूं मैं। आज हमारे पास गिवन होगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस, और क्लास में अब आगे बने रहिएगा थोड़ी देर, ताकि तब तक मैं आपको फॉर्मेट समझाऊं वो सारी बातें आपको याद हो जाए कि कौन सी चीज हमें प्लस करनी है और कौन सी आइटम्स हमें यहाँ माइनस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, उसको हम प्लस में लिख लेंगे बेटा। तो मैं आपको यहाँ सारे क्वेश्चन समझाऊंगा प्लस और माइनस की हेल्प से, ताकि आपको सारे टॉपिक बहुत आसानी से हो जाए बेटा, है ना। ध्यान रखना मैं क्या सिखाऊंगा, प्लस और माइनस की हेल्प से आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो जरा आगे बढ़ते हैं क्लास में। लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, उसको हम प्लस में लिख लेंगे बेटा। आगे के टॉपिक को मैं अगली वाली क्लास में समझाऊंगा कि कैसे उसे प्लस में लिखना है, कब उसे माइनस में लिखना है, ठीक है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो बारी आती है अब यहाँ कि कौन कौन से आइटम्स हम लोग यहाँ ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मान लीजिए कि आपने राम को चेक दे दिया, है ना। अब आपको क्या याद रखना है, उसकी डेट। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज पे ध्यान लगाना है आपको, सबसे बड़ी बात आपको डेट के ऊपर ध्यान लगाना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन 31 मार्च तक कंप्लीट हो रहे हैं तो 31 मार्च के बाद की सभी एंट्रीज हम यहाँ कंसीडर नहीं करने वाले हैं बेटा। तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि 31 मार्च तक वो पैसे लेने आया है, ठीक है, या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने चेक तो दिया राम को, बट राम बैंक में पैसे लेने नहीं आया। अब नहीं आया तो मतलब बेटा बैंक बैलेंस तो एज इट इज रखा रह गया। सपोज एग्जांपल करो कि बैंक बैलेंस था 50,000 रुपए। अब क्या हुआ, बैंक में तो कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उस ट्रांजैक्शन को हमें वापस ऐड बैक करना पड़ेगा अपने पासबुक कैश बुक में। ध्यान दीजिएगा, कैश बुक में हम उसको वापस ऐड कर लेंगे। दूसरी बात आती है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक हमारे, आप सब जानते हैं कि बैंक में जब पैसा डिपॉजिट होता है तो बैंक उस पैसे के ऊपर हमें इंटरेस्ट पेड करता है। तो जब मान लीजिए हमें तो पता चलता नहीं है, हम लोगों ने अपनी पासबुक में एंट्री पास करवाई, टैली करी तो देखा अरे बैंक ने तो इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम उसको अपनी कैश बुक में वापस ऐड कर लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा दोनों एंट्री। अब बारी आती है तीसरी एंट्री की, डायरेक्ट पेमेंट बाय ए कंज्यूमर इनटू अ बैंक। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, उन्होंने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर दी, बट हो सकता है हमें उसने बताई और हमें याद ना रही हो अपने अकाउंट में मेंशन करने के लिए, है ना।
तो हम क्या करेंगे, जब टैली करेंगे पता चला अरे बैंक में तो किसी ने 10,000 रुपये जमा करवा दिए, अब भाई बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कैश बैलेंस को भी यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम, कैश बुक को भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें किसके पीछे पीछे चलना है, हमें चलना है बैंक बुक के पीछे पीछे। जो वहां से प्लस होगा कैश बुक में प्लस कर लेंगे, जो वहां माइनस होगा उसे हम माइनस कर देंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगली पॉइंट पे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखिए फिर से वही कि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है और वो डिविडेंड डायरेक्टली कहाँ आ गया, बैंक अकाउंट में। तो हमने देखा अरे बैंक में तो डिविडेंड आ गया, चलो भाई इसको भी प्लस कर दो अपनी कैश बुक में, तो उस एंट्री को भी, उस ट्रांजेक्शन को भी हम यहाँ प्लस कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों एक ही बात होती है। फिर रिबेट ऑन बिल, रिटायर अंडर rebate through the bill account bank but full amount enter in the cash book। हमने क्या किया कि हमने कोई बिल पेड किया है ना, और हमें वहां छूट मिली हुई थी, डिडक्शन मिली हुई थी, और हमने पूरा ही अमाउंट वहां से डिडक्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो डिडक्शन वाला अमाउंट होगा, रिबेट वाला अमाउंट होगा, उसको भी हम वापस प्लस कर लेंगे बेटा, क्योंकि हमने वो मिस्टेक से किया था। मान लीजिए कि 5,000 रुपये हमें माइनस करने थे, उसमें से 500 डिस्काउंट था, बट हमने टोटल 5,000 के 5,000 माइनस कर दिए, डिस्काउंट वाले अमाउंट को हमने नहीं हटाया, तो वापस डिस्काउंट को यहाँ पर प्लस कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में पेमेंट जो थी वो 4,500 ही करनी होगी। फिर एनी रॉन्ग एंट्री ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, हो सकता है कभी कभी कुछ अमाउंट वहां पर क्रेडिट हो गया हो, तो आपको यहाँ पर भी वो क्रेडिट में प्लस करना पड़ेगा। याद रखना कि अगर बैंक में कोई गलती से अमाउंट आ रहा है तो आपको अपनी कैश बुक में भी उसको प्लस करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान रखिएगा 7 आइटम्स है बेटा हमारे पास, जो कि हमें प्लस करने होते हैं। कहां प्लस करने होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक में। ध्यान दीजिएगा 7 आइटम्स में से ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 7 के 7 आइटम्स मिलेंगे, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स रखा जाता है बेटा, है ना। तो मान लीजिए कि आपको 6 एंट्री तो कम से कम मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लेस आइटम्स की तरफ। अब कौन कौन से आइटम्स को हम लोग यहाँ माइनस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्लस क्या किया और माइनस क्या करने वाले हैं। माइनस है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। हमने सोचा कि पंकज ने हमें चेक दे दिया और हमने मान लिया कि वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया कि भैया रिसीव फ्रॉम राम ₹10,000, बट एक्चुअल में जो टाइम था उस टाइम तक वो चेक क्लियर नहीं हो पाया, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए, और हम पहुंचे 31 मार्च को टैली करने, देखा है उसमें तो अमाउंट ही नहीं है, तो भाई वो अमाउंट हमें अपनी कैश बुक से माइनस कर देना है बेटा। क्या कर देना है, कैश बुक से उस अमाउंट को माइनस कर देना है। दूसरा है बैंक चार्जेस। अब क्या होता है कि बैंक में हम लोग बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि बैंक हमारे अकाउंट से कुछ अमाउंट काट लेता है, जो कि वो हमें फैसिलिटी देता है उसके बदले में। तो अगर बैंक अकाउंट अपने वहां से काट लेगा तो वो हमें कैश बुक में भी दिखाना पड़ेगा बैंक चार्जेस के नाम से। फिर क्या होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं हमारे अकाउंट से, तो वो भी हमें अपनी कैश बुक में वापस माइनस करके दिखाना होगा। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिसऑनर का हो जाना। डिसऑनर मतलब आपने मान लिया कि पैसा आने वाला है, बट एक्चुअल में वो चेक जो है आपका डिसऑनर हो जाता है, उस चेक के बदले में आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो भाई आप जब आपको पता चलेगा पैसा नहीं आया है, तो आप अपनी कैश बुक से उसको माइनस कर दीजिए। अगली एंट्री है ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो पार्टनर्स होते हैं वो कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लेते हैं, है ना। अमाउंट विड्रॉल करने के बाद क्या होता है कि वो उसको कैश बुक में चढ़ाना भूल जाते हैं, कैश बुक में एंटर करना भूल जाते हैं। तो जब पता चलेगा तो भाई उस अमाउंट को भी वो माइनस कर देंगे। तो बात ध्यान से समझिएगा, अगर पार्टनर्स फर्म में से कोई पैसा विड्रॉल करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे जैसे हमें पता चलेगा। फिर अगली पॉइंट है एनी रॉन्ग एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, है ना। अगर कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है तो वो भी हम यहाँ पर माइनस करके दिखानी होगी। याद रखना किसके पीछे पीछे चल रहे हैं हम लोग, बैंक के पीछे पीछे। पूरी बात समझ में आ रही है, बैंक के पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आएगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। यहाँ पर कैश बुक की जगह हमारा बैलेंस आएगा
पासबुक, और वो भी क्रेडिट। बात समझ में आती है बेटा? यहाँ पर क्या आया? बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, हमारे पास यहाँ बैलेंस आ जाने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं आपको इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको जो मैंने अभी फॉर्मेट समझा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ों को प्लस करते हैं, कौन सी चीज़ों को माइनस करते हैं। तो मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। आप देखिए, फाइनल्स के लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, और फाइनल में क्या होगा, ये चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर रखता है बेटा, ठीक है। तो देखिए, हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन एज एट मार्च 31 मार्च 2017। तो लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं। क्या लिखा है? कि बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैं यहाँ लिख देता हूं बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान दीजिएगा, कितना बैलेंस है हमारे पास, ये प्लस और माइनस वाला फॉर्मेट बनाएंगे 3200। ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री क्या थी कि बैलेंस एज पर कैश बुक 3200, वहां पर अमाउंट हमारे पास गिवन था। देखते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। क्या लिखा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ₹1800। अब यहां पर चेक इशू किया गया किसी बंदे को, और वो टाइम पर बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचता है बेटा। तो क्या करेंगे? वापस हम इस एंट्री को अपने कैश बुक में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने माना था जब ये चेक इशू किया कि भाई ये बंदा आएगा टाइम पे पैसे ले जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, वो पैसे लेने नहीं आया, जिस वजह से हम इसको वापस प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल वही लिख देंगे जो वहां लिखा है। क्या लिखेंगे बेटा? चेक इशूड बट not present for payment। वापस हम इस अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे बेटा। बात समझ में आ जाती है। अब हम बारी आती है हमारे पास तीसरे पॉइंट की। क्या लिखा है? चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू मार्च 31 2017। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर हमने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, और हम उस चेक को क्लियर नहीं करवा पाए, या वो चेक क्लियर नहीं हुआ 31 मार्च 2017 तक। अब क्लियर नहीं हुआ तो भाई हमें तो वो अपना जो पैसा है वो अपनी कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जैसे लिखा वैसे लिख देंगे, चेक deposited but not collected। अब भाई कलेक्ट नहीं हुआ तो ये अमाउंट हम लोग माइनस में लिख देंगे। तो मुझे लगता है आपको मेरी पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सा आइटम को हम प्लस करेंगे और कौन सा आइटम को हम लोग यहाँ माइनस करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। लिखा बैंक चार्जेस डिपॉजिट बाय बैंक एज ₹150। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक जो है अपने चार्जेस काट ले रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं बेटा? बैंक जो है यहाँ पर अपने चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक चार्जेस। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक चार्जेस। कितना चार्जेस है बैंक का? 150। तो अब देख लीजिए, यहां तक समझ में आता है। अब हम यहाँ टोटल करने वाले हैं बेटा। क्या करने वाले हैं? टोटल करने वाले हैं। टोटल यहां पर आ गया 5000। जो ज्यादा होते हैं उसको हम ऐसे लिख देते हैं। देख लीजिए, जो ज्यादा होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और यहां पे लिख देते हैं इसका टोटल 2150। ये अमाउंट को माइनस करके ना हम यहां पर लिखने वाले हैं, और जो यहां पर हमारा आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर क्या आएगा बेटा? बैलेंस एज पर पास बुक। कौन सा बैलेंस होगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस। तो आइए माइनस कर देते हैं 05। यहां पर बचेगा 8, और यहां 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2।
तो 2850 हमारे पास यहाँ बैलेंस बच जाते हैं। तो ठीक है बेटा, एक सेकंड में हट जाता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले और क्वेश्चन को ध्यान से कर ले। ठीक है, मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया होगा, तो क्लास में बने रहेगा। अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन सिखाता हूं बेटा। देखिए क्या लिखा है, द कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस ₹7800 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक द फॉलोइंग। अब हम क्या करने वाले हैं कि फिर से वही करने वाले, कैश बुक को पासबुक से कंपैरिजन करने वाले हैं बेटा। याद रखना कि हमें किसके पीछे पीछे चलना है, पासबुक के पीछे पीछे। जो वहां प्लस होगा हम भी प्लस करेंगे, जो वहां माइनस होगा हम भी यहां से माइनस कर देंगे। ध्यान रखना किसके पीछे पीछे चल रहे हैं, सिर्फ पासबुक के पीछे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है बेटा, 7800। ठीक है, अब आगे देखिए पहले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। पहले नंबर पे हमने लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ₹3000। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया 3000 रुपए का, है ना, और वो क्लियर नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कैश बुक से उस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, कैश बुक से अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो पूरी एंट्री वाइज लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो माइनस में लिख देते हैं इसको, जो कलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं पॉइंट बी की तरफ। बी में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ₹1500। हमने चेक दिया किसी को और वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा उसको लेने के लिए, तो मतलब टाइम तक वो हमारा पैसा बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ था। तो क्या करेंगे भाई, अब उस पैसे को वापस से हम अपने अकाउंट में प्लस कर लेंगे बेटा। तो क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पेमेंट के प्रेजेंट नहीं हुआ तो 1500 हम इसको प्लस में लिख लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा क्या कर लेते हैं, उसको हम प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सी वाले पॉइंट की। तो लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ₹2000। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे अकाउंट से बैंक ने पेमेंट कर दी 2000 रुपए। अब 2000 रुपए पेमेंट हो चुकी है, तो भैया हमें भी तो कैश बुक में उस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। यहां हमने अमाउंट पेमेंट कर दिया है बैंक ने हमारे अकाउंट से 2000 रुपए का। तो बात समझ में आती है बेटा। आगे बढ़ते हैं डी पॉइंट की तरफ। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब यहां पर हमारे पास जो बैंक है वो हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। तो भाई बैंक में तो प्लस हो चुका है, तो बारी आ गई कैश बुक की। तो कैश बुक में अब हम उसको प्लस कर देते हैं। तो क्या लिखना है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, है ना। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 400 रुपए डाल दिए थे, हमने भी क्या किया, अपनी कैश बुक में उसको प्लस कर दिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से बस बैंक का पीछा पकड़ ले रहे और क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर देना है बेटा। तो देखिए अगला पॉइंट है बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या किया, अमाउंट कट कर लिया, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं बैंक चार्जेस। बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काटा और जब हमें पता चला तो हमने भी अपने कैश बुक से उस अमाउंट को माइनस कर दिया बेटा। ध्यान दीजिएगा अगली एंट्री है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कंज्यूमर रुपीस कितना बेटा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कंज्यूमर रुपीस 4000। तो देखिए लिख देते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है,
कस्टमर कंज्यूमर, ठीक है। हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आके उसने जमा करा दिया। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से कि अगर बैंक में जमा हो गया तो हमें भी जमा करना है, बैंक से कट गया तो हमें भी वो पैसा अपनी कैश बुक से घटा देना है। तो वापस से वही करेंगे हम लोग, पहले करेंगे इसका टोटल, देख लीजिए कितना आ रहा है 0 0 8 13 13 और 4 17 7। अब यहां लिख देते हैं 7 8 और 9 9 और 4 13 13700। इधर का टोटल कर लेते हैं, मैं यहां से पेन चेंज कर लेता हूं ना। टोटल आ गया 5100, ठीक है। माइनस करके हम लोग लिख देंगे यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आएगा, माइनस करके यहां लिख देते हैं 0 0 6 और 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8। तो 8600 हमारे पास किस चीज का बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज मेरे बताए गए दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए आगे की 3 वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।